हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज आप सीखने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जानिए कि साइंस होता साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान में भी उपसर्ग है और ज्ञान तो यानी नॉलेज है, तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये एकदम चीपेस्ट इजीएस्ट डिफिनीशन है साइंस का। ठीक, अब यदि हम व्यापक रूप में विज्ञान के डिफिनीशन की बात करें तो विज्ञान किसे कहेंगे? तो ब्रह्मांड में घटित घटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम विज्ञान कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परिकल्पना, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा विज्ञान की परिभाषा। देखिए, कोई भी जानकारी हो यदि उसके बारे में आप पहले परिकल्पना करें, प्रेक्षण करें, निष्कर्ष निकालें, ठीक है, तो ही उसको विज्ञान कहेंगे। ठीक है, कई प्रोसेस से जब कोई तथ्य गुजरता है, ठीक है, तब जाकर के वो साइंस होता है। केवल हवाई बात साइंस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी है और प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको बताया था साइंस क्या होता है। ठीक है, तो आपने पहले भी समझा, आज भी आप समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान का इंग्लिश क्या है? साइंस है। साइंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। जो साइंस वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू नो, अर्थात जानना। ठीक है, तो साइंस किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से सिंटिया से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? टू नो, अर्थात जानना है। तो विज्ञान क्या होता है आपने आराम से समझ लिया। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स क्या करता है? नेचुरल इवेंट्स, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसका अध्ययन करता है। ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों और उनके बीच की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान का शाखा जो होगा उसको फिजिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री क्या है? पदार्थ के यानी द्रव्य के संगठन, संरचना, गुण, द्रव्य के यानी पदार्थ के संगठन, संरचना और गुण इत्यादि के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान का शाखा। विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। वहीं पर जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आपने विज्ञान के बारे में समझा क्या होता है विज्ञान। विज्ञान ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। विज्ञान ने हमें बहुत ही सुविधाएं दी हैं। ठीक है, तो उन सुविधाओं को लेकर हम आगे बढ़ पाए हैं। विज्ञान के सहारे हमारा जीवन बहुत ही सुखकर हुआ है। ठीक है, बहुत ही दुखकर हुआ है। कब? जब विज्ञान का दुरुपयोग होगा तो हमारा जीवन दुखकर होगा, और जब विज्ञान का सदुपयोग होगा तो हमारा जीवन सुखकर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है साइंस है, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो लेक्चर 1 में आप बस यही सीखेंगे पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आप पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बिल्कुल एकदम फुल्ली कंप्लीटली एकदम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आपका क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पदार्थ, सबस्टेंस, या जिसको हम इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। पदार्थ क्या होता है? ठीक है, तो आज आपको मिनिमम राइटिंग करना है, अर्थात आपको कम से कम लिखना है, समझना ज्यादा है। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। आज आपको ज्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं होगा, आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है, तब आप कुछ नोट करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ। ये पदार्थ आखिर होता क्या है? पदार्थ तो इंग्लिश में हम सबस्टेंस या मैटर कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा या आपके अंदर जिज्ञासा होगा। ठीक है, तो देखिए, दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ये एकदम इजीएस्ट डिफिनीशन है। इससे और बेहतर डिफिनीशन क्या है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। ठीक है, पदार्थ वह है
जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसको हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, वही पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका अपना द्रव्यमान हो, जिसका अपना भार हो, जो आयतन घेरता हो, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपने पदार्थ के बारे में इतना समझा। पदार्थ क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, और दूसरे रूप में अगर इसको समझें तो पदार्थ वह है जिसको आप छू सको, यानी स्पर्श कर सको, देख सको, ठीक है, महसूस कर सको, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और भार हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ आयतन हो, वही क्या है? पदार्थ है। और इनमें से कोई भी गुण यदि वो फॉलो करता है तो वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, जैसे जैसे हम देख लेते हैं, आप जो है इस डिजिटल बोर्ड को देख रहे हैं, आप इस डिजिटल बोर्ड को देख रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड एक पदार्थ है। आप हमको देख रहे हैं, हम एक पदार्थ हैं। हमारे माइक को आप देख रहे हैं, हमारा माइक भी एक पदार्थ है। हमारे पेन को आप देख रहे हैं, ये भी एक पदार्थ है। आप इस मरकरी को भी देख रहे होंगे, इस मरकरी को भी आप देख रहे होंगे, तो मरकरी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, आपके चारों ओर हल्का अगर हवा बह रहा होगा, आपके चारों ओर हल्का हवा बह रहा होगा, तो हवा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अनुभव तो हो रहा होगा ना, तो वह भी पदार्थ है। सूर्य को आप देख सकते हैं, सूर्य पदार्थ है। धरती को आप देख रहे हैं, वो पदार्थ है। पानी को आप देखते हैं, पानी को पीते हैं, पानी को छूते हैं, वो पदार्थ है। पर्वत को आप देखते हैं, वो भी पदार्थ है। जंगल, नदियां, वृक्ष, कोई भी सामग्री आपके घर की, जिन जिन चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। आपके सामने मोबाइल फोन होगा, ठीक है, उसका कवर होगा, ठीक है, तो आपको आपके आंखों के सामने जो चीजें नजर आ रही होंगी वो सारी क्या हैं? वो सभी मैटर है, नहीं पदार्थ है। ठीक है, तो आपने समझा मैटर या पदार्थ क्या होता है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार हो, जिसको हम छू सके, महसूस कर सके, जिसको हम देख सके, वही क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो आपने पदार्थ के बारे में समझा। ठीक है, तो आइए हम पदार्थ का डिफिनीशन यहां पे लिख देते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। पदार्थ का डिफिनीशन क्या है? दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है, जिस सामग्री की बनी होती है, जिस सामग्री की बनी होती है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये एक डिफिनीशन हुआ है। आप एक डिफिनीशन और तैयार रख सकते हैं, जो मैंने अभी मौखिक बोला है, आप एक डिफिनीशन और तैयार रख सकते हैं, और वो डिफिनीशन क्या है आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन क्या है? वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम, वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकें, जिसे हम देख सकें, स्पर्श कर सकें, स्पर्श कर सकें, वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकें, स्पर्श कर सकें, ठीक है, देख सके, स्पर्श कर सके, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ द्रव्यमान, कामाभार एवं आयतन हो, एवं आयतन हो, आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने हमने नोट किया है, वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सके, स्पर्श कर सके,
जिसका कुछ द्रव्यमान, भार एवं आयतन हो पदार्थ कहलाता है। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जिसे हम देख सकें, या इसको लिख सकते हैं महसूस कर सकें। यह भी आप बढ़ा सकते हैं, महसूस कर सकें। ठीक है, इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें, स्पर्श कर सकें, जिसका कुछ द्रव्यमान, भार हो, आयतन हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सभी उसमें ये जो लिखा हो वही हो। देख सके तभी पदार्थ है, महसूस कर सके तभी पदार्थ है, छू सके तभी पदार्थ है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो तभी पदार्थ है, भार हो तभी पदार्थ है, आयतन हो तभी पदार्थ है। इसमें से अगर कोई फॉलो होता है तो क्या है? पदार्थ है। तो यहां पर आपके सामने पदार्थ के दो डिफिनीशन को मैंने नोट किया है, और आप लोग इसको अब ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए और आप बताइए अब आपको पदार्थ की डिफिनीशन में डाउट है क्या? हमने एग्जाम्पल लिया, सूर्य को आप देख सकते हैं, सूर्य पदार्थ है। चंद्रमा को देख सकते हैं, चंद्रमा पदार्थ है। सूर्य और सभी ग्रह जिसको आप देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं, जिसको भी आप देख सकते हैं, तारा को देख सकते हैं, वो सब पदार्थ है। जिसको आप देख सकते हैं वो सब पदार्थ है। जिसको आप छू सकते हैं वो पदार्थ है। अनुभव कर सकते हैं हवा को तो वो पदार्थ है। ठीक है, और पर्वत, पहाड़, नदियां, झरने, आपके आसपास की जितने भी सामग्रियां हैं, ठीक है, जिस पर ये नियम लिखा हुआ नियम लागू होता है, ठीक है, वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, तो अब आपको पदार्थ के बारे में जानकारी हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी पदार्थ के बारे में कुछ ज्ञान अपना दिया है। उन लोगों ने भी पदार्थ को समझने का जो है काम किया है। उन लोगों ने पदार्थों को समझा, उसके बारे में कुछ अपने तर्क दिए हैं, मतलब अपने कुछ ज्ञान उस पर दिए हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहला डिफिनीशन बताया, ये प्राचीन जो मनीषी लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनका ही डिफिनीशन है। ठीक है, और ये आपके सामने थोड़ा इजीएस्ट वे में डिफिनीशन है कि जिसको आप ये मेथड अप्लाई करें, देखने छूने वाला वो सब क्या है? पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन जो विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने भी पदार्थों को समझने का पूरा भरपूर प्रयास किया और उस पर अपने सिद्धांत दिए। तो प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या बताया कि जो दुनिया है, ठीक है, ये पदार्थ, कोई भी सामग्री है पदार्थ से बनी होगी, कोई भी सामग्री होगी पदार्थ से बनी होगी। ठीक है, और हमारा शरीर भी पदार्थों से मिलकर बना है। तो भारतीय विद्वानों ने बताया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। विद्वानों ने क्या बताया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ध्यान देना है, प्राचीन विद्वानों के अनुसार, यानी महर्षि कणाद के अनुसार, कह सकते हैं महर्षि कणाद के अनुसार, ठीक है, महर्षि कणाद के अनुसार जो पदार्थ है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बना है? तो पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, वे लोग भी जानते थे कि जो पदार्थ है, महर्षि कणाद के अनुसार जो पदार्थ है ना, वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। किसने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था। ये थोड़ा आपको इतना जानकारी दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ है, ठीक है, हमारा शरीर ले लीजिए, तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ध्यान देना है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? ध्यान देना है, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पंच महाभूत, या कह सकते हैं पंच तत्व या पंच तत्वों से मिलकर बना है।
हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? पंच तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। और वो पंच तत्व का क्या नाम है? तो पंच तत्व का क्या नाम है, ध्यान देना है। जो पंच तत्व है उनके क्या नाम है, इसको आप समझ लीजिए। और एक कविता चलता है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो क्या पहला क्या है? पहला है चित, चित ये पहला है। दूसरा है जल, दूसरा क्या है? जल है। तीसरा है पावक, तीसरा क्या है? पावक है, ठीक। चौथा क्या है? गगन, चौथा क्या है? गगन है। और पांचवा क्या है? समीर है, पांचवा क्या है? समीर है, ठीक है। तो प्राचीन विद्वानों के अनुसार हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पंच तत्वों से मिलकर बना है। वह है चित, जल, पावक, गगन और समीर। चित का मतलब क्या होता है? तो ध्यान देना इसमें, चित का मतलब होता है पृथ्वी। चित का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। चित का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। और हमारे शरीर में पृथ्वी क्या है? हमारे शरीर में जो चित प्रतीक है वो क्या है? तो शरीर का ढांचा। हमारे शरीर में चित जो है वो किस रूप में है? शरीर के ढांचे के रूप में है। जल क्या है? जल मतलब क्या होता है? जल मतलब होता है पानी। जल मतलब क्या होता है? पानी। तो हमारे शरीर में पानी का रूप कौन है? एक प्रकार से लार है। क्या है? लार है। पावक यानी अग्नि होता है। पावक मीन्स क्या होता है? अग्नि। तो हमारे शरीर में अग्नि का रूप कौन सा है? तो हमारे शरीर में अग्नि का रूप है आंखें। हमारे शरीर में अग्नि का रूप क्या है? आंखें हैं। होता है आकाश, गगन मीन्स होता है आकाश। और हमारे शरीर में गगन अर्थात आकाश का प्रतीक क्या है? तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या है? आकाश अर्थात गगन का प्रतीक है। और समीर मीन्स क्या होता है? समीर मीन्स होता है हवा। समीर मीन्स क्या होता है? हवा। हवा किसका प्रतीक है? हमारे शरीर में रोवां। तो हमारे शरीर में जो रोवां है वो है हवा का प्रतीक, ठीक है। तो इस प्रकार विद्वानों ने, प्राचीन विद्वानों ने जो बताया है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। और अंत में क्या होता है? हमारा देह जो है इसी में विलीन हो जाता है। हमारा देह इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है और अंत में हम इसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसा दार्शनिकों का मत है। किनका? प्राचीन विद्वानों के अनुसार और दार्शनिकों के अनुसार, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा समझा ये क्या है पदार्थ, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। पदार्थ को आप अच्छी तरह से अब समझ लिए होंगे। अब आइए अब हम बात करते हैं, अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ होता है आपने उसको समझा है। उदाहरण हमने आपको बताया को ही क्या बोलेंगे? हम द्रव्य कहते हैं। तो ध्यान देना है, पदार्थ का एक नाम द्रव्य है या द्रव्य को ही क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं, यानी पदार्थ को ही हम द्रव्य कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ा होगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जानकारी आपको क्लास 6, 7 और 8 में मिला होगा। लेकिन क्लास 9th में आप जानने वाले हैं कुछ नया। क्लास 9th में आप जानने वाले हैं कुछ नया, क्योंकि पदार्थ की 3 नहीं कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जी हाँ, आपने सही सुना, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। आइए जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं BEC अर्थात बेक, ठीक है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप पहले फिगर में यहां देख सकते हैं। ठोस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉलिड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉलिड। ठोस क्या होता है? तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। ठोस वह है जिसका निश्चित आयतन और आकार होता है। जिस पदार्थ की निश्चित आकृति और आयतन होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे आपके सामने है डिजिटल बोर्ड, आपके सामने हम हैं, आपके सामने मेरा ये पेन है, ठीक है। तो जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का निश्चित आयतन होता है, निश्चित जो है आकार होता है, उसको कहते हैं हम ठोस, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने इमेज में दिख रहा है, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। अंतराणुक आकर्षण बलों से जो है वो जुटे रहते हैं, उनके बीच में अंतराणविक स्थान जो है बहुत जो है कम होता है, बिल्कुल नगण्य, एक प्रकार से समझिए बिल्कुल जो है नगण्य होता है, ठीक है। यहां पर इमेज में आपके सामने है, ठीक है। ये आपके घर में नमक होगा, आटा होगा, चावल, दाल, गेहूं होगा, ये सभी क्या है?
ये सभी हैं ठोस, ये सभी क्या है, ठोस है, ठीक है। और द्रव क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसका जो है आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। यानी द्रव वह है जिसका आकृति तो निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, द्रव्य और द्रव में डिफरेंस है। जो द्रव्य होता है वो पदार्थ होता है, लेकिन जो द्रव होता है वो द्रव्य की अवस्था होता है। तो द्रव आपके सामने यहाँ पर है, द्रव में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर। देखिए यहाँ पर इसके जो पार्टिकल है वो क्या है, दूर दूर है। तो जो द्रव के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा। ठोसों में आप कणों को देख लीजिए और द्रव में कणों को देख लीजिए, ठीक है। तो द्रव वह है जिसके कण दूर दूर होते हैं, जिनमें अंतराणुक आकर्षण बल बहुत कम होता है और इनके बीच जो स्थान होता है, अंतराणुक स्थान जो होता है बहुत ज्यादा होता है। द्रव की जो आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, इनका केवल आयतन निश्चित होता है। आपके सामने है, तेल हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, दही हुआ। तेल, पानी, दूध, दही ये सभी क्या हैं, जिलेटिन, ये सभी क्या हैं, द्रव हैं, ठीक है। आपका खून भी, लार भी, ठीक है, ये सभी क्या है, द्रव के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैस। गैस क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसका न तो आकृति निश्चित होता है और न ही आयतन। तो जिस पदार्थ का न तो आकार अर्थात आकृति और न ही आयतन निश्चित होता है उसे ही हम कहते हैं गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये सभी जो है, जितना मैंने अभी नाम लिया है, ये सभी गैस में आते हैं। और गैस के जो अणु होते हैं ना, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वो अनियमित गति करते हैं। देखिए यहाँ पर है आपके सामने, ये पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल है, और कहाँ है, बड़ी दूर दूर है। ये इधर उधर गति कर रहे हैं, इधर उधर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, जिनका न तो स्थिर आयतन होता है, नहीं स्थिर इनका आकार होता है, ठीक है। और पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। गैस क्या करते हैं, पूरे बर्तन में फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हुआ उदाहरण गैस का, H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सभी जितने गैसें होते हैं, ये जितने मैंने अभी नाम लिया, ये सभी क्या है, ये सभी जो है गैस होते हैं। तो गैस के आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, ठीक है। और किसी बर्तन में रखने पर पूरे बर्तन में ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो आपने तीन प्रकार के ये जो है पदार्थों को पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में, लेकिन दो आपके लिए और नए नए आ रहे हैं, वो है प्लाज्मा। चौथा क्या है, चौथा पदार्थ की अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, उच्च आयनित। जब बहुत उच्च ताप पर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह आयनित हो जाता है। पदार्थ को बहुत ज्यादा उच्च ताप पर गर्म करने पर वो आयनित हो जाता था, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया में उच्च ऊर्जा वाला जो आयनित गैस होता है, गैस की बात हो रहा है, पदार्थ की एक अवस्था गैस है। किसी गैस को जब बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो उच्च ताप पर आयनित गैस जो होता है वो प्लाज्मा के रूप में आ जाता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य जो तारा है वो प्लाज्मा का ही रूप है। सूर्य तारा क्या है, प्लाज्मा का ही रूप है। हम आपको अभी इमेज दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीईसी। क्या बोलेंगे, बीई और सी। भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ने मिलकर के इस सिद्धांत को दिया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसर के बारे में थ्योरी दिया था, ठीक है। तो बीईसी क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है और यह परम शून्य तापमान पर एकल क्वांटम अवस्था है। परम शून्य तापमान पर एकल क्वांटम अवस्था जो जिस पदार्थ का है वही है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसर है, ठीक है। तो आइए इन तीनों के बारे में तो आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, तो मैंने आपको बताया भी। ठोस जो है इनके कण बहुत पास पास होते हैं, जो द्रव होता है थोड़ा दूर होते हैं, गैसों के सबसे दूर होते हैं, ठीक है। ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच अंतराणु स्थान बहुत कम होता है, गैसों में ज्यादा, द्रव में ज्यादा होता है, गैसों में सबसे ज्यादा होता है। ठोस के कण भी गति करते हैं लेकिन अपने स्थान को छोड़ते नहीं है। द्रव के कण तो गति करते रहते हैं अब, और लेकिन गैसों के कण तो अनियमित गति करते हैं, जिसके कारण इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, ठीक है। तो आपने इसको समझा है एकदम बढ़िया से। अब आइए हम दो टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। तो
चलिए अब समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आखिर होता क्या है। तो प्लाज्मा जो है द्रव्य की यानी पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? द्रव्य अर्थात पदार्थ की चौथी अवस्था है। जब गैस को बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को बहुत ही उच्च तापमान पर जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर वह जो गैस होता है वो आयनित हो जाता है, अर्थात गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जब किसी गैस को बहुत उच्च तापमान पे गर्म करने पर वह आयनित हो जाए, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम प्लाज्मा। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं डिफिनीशन में आपके सामने यहां नोट है, प्लाज्मा पदार्थ की वह चौथी अवस्था है। ठीक, जब गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु आयनित हो जाते हैं, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसी को हम, यही आयनित जो अवस्था होती है, जो यही आयनित जो गैस होता है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब आइए हम प्लाज्मा का जो है, अब हम प्लाज्मा का जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन है। तो यहां पर आपके सामने प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लाज्मा कुछ ऐसे ही होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का उदाहरण यहां पर आपके सामने है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये बताइए किसका इमेज हो सकता है, ये किसका इमेज अर्थात प्लाज्मा जो है ये किसका प्लाज्मा है। तो आइए आप इसको समझते हैं। प्लाज्मा का उदाहरण क्या है, कहां कहां प्लाज्मा के उदाहरण को देखा जा सकता है। तो सूर्य और अन्य तारे प्लाज्मा से ही बने होते हैं। सूर्य और जो अन्य तारे होते हैं किसके बने होते हैं? प्लाज्मा के ही बने होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। सूर्य और जो अन्य तारे होते हैं वो प्लाज्मा से ही बने होते हैं। जो बिजली की चमक होती है वो भी प्लाज्मा का ही रूप होता है। बिजली की जो चमक होती है वो भी प्रकार से समझिए प्लाज्मा ही होता है। बहुत उच्च ताप पर आयनित जो है गैस होती है वो। नियॉन साइन बोर्ड जो होता है, जो नियॉन साइन बोर्ड होता है वही उसमें प्लाज्मा होती है। ठीक है, अब ध्यान देना है, वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा की अवधारणा को विकसित किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्लाज्मा की अवधारणा को विकसित किया और इसमें ज्यादा योगदान देने वाले वैज्ञानिक का नाम है इरविंग लैंगमूर। प्लाज्मा की आखिर खासियत क्या होती है? तो यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। प्लाज्मा क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इजिली जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ठीक है, ये उच्च तापमान पर बनता है। प्लाज्मा क्या होता है? उच्च तापमान पर यह बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, अर्थात इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होता है। ठीक है, या प्रतिकर्षित होता है। और ब्रह्मांड का लगभग 90% भाग प्लाज्मा अवस्था में होता है। ध्यान देना है, ब्रह्मांड का 99% भाग, ब्रह्मांड का 99% भाग किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। इस बात को याद रखना है। और 1% में बाकी सभी आ जाते हैं। तो 99% भाग पूरे ब्रह्मांड का किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से मिलकर बना है। सूर्य और तारा, जो तारा है वो क्या है? प्लाज्मा ही है, एक प्रकार से आप समझिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, जिसको हम शॉर्टकट में BEC कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने इसको खोजा था, इसको निकाला था, इस पर अपना सिद्धांत दिया था। जब किसी गैस को अत्यंत निम्न तापमान पर, बहुत कम तापमान पर उसको ठंडा किया जाता है, कोई पदार्थ है, कोई गैस है, गैस पदार्थ ही होगा, बहुत कम ताप पर, एक प्रकार से समझिए परम ताप पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है? उसके परमाणु एक क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। क्वांटम अवस्था में आने का मतलब होता है कि एक निश्चित अवस्था में आ जाते हैं, जिससे सारी जानकारी उसके बारे में प्राप्त हो जाती है। तो एक क्वांटम अवस्था में जब आ जाते हैं और एक सुपर एटम जैसा व्यवहार करते हैं, तब उसी को कहते हैं हम BEC। सुपर एटम का मतलब क्या होता है? सुपर एटम कई परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक एटम होता है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक आयन होता है। ठीक है, जो एक परमाणु की तरह व्यवहार करता है। जब कई परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक आयन एक परमाणु जैसा व्यवहार करता है तो उसको बोलते हैं सुपर एटम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यही है, जब गैस को बहुत कम ताप पर, परम ताप पर ठंडा करते हैं तो वह एकल क्वांटम अवस्था में आ जाता है। वह ऐसी अवस्था में आ जाता है जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, तो वह सुपर एटम जैसा व्यवहार करता है, अर्थात वो परमाणुओं का एक समूह हो जाता है आयन के रूप में, और क्या करता है? एक परमाणु जैसा व्यवहार करता है। तब उसको कहा जाता है कि वो है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। आइए आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है। पहले समझ लेते हैं किसने खोजा। तो मैंने आपको बताया है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलकर इस पर सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है? तो अत्यंत निम्न तापमान पर यह बनता है।
कौन अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है? जो बीईसी है वो अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है। ठीक है, ध्यान देना है, ये अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है। सभी कण समान व्यवहार करते हैं, जो सभी पार्टिकल होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं? एक समान व्यवहार करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के नियम स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देते हैं। किसमें? बीईसी में, बेक में। बेक में क्वांटम मैकेनिक्स के अर्थात क्वांटम यांत्रिकी के नियम स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और सुपर फ्लूइडिटी जैसी विशेषताएं भी उसमें होती हैं। सुपर फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? सुपर फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है कि तरलता, सुपर तरलता कह सकते हैं, उस रूप में गुण उसके दिखने लगते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक क्वांटम जो है थ्योरी है, ये अपने आप में फिजिक्स का एक अलग ब्रांच ही है। ठीक है, भौतिकी को स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी में बांटा गया है। ठीक है, ये शायद आपको नहीं पता हो, फिलहाल जान लीजिए। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भौतिकी बताया जाएगा कि भौतिकी के दो क्षेत्र है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। और भौतिकी का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स है क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, तो इसके लिए हम सेपरेट एक अलग वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको फुल डिटेल में क्वांटम क्या होता है, सुपर एटम क्या होता है और भी बताएंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया सुपर एटम क्या है, जब कई परमाणु मिल करके, ठीक है, एक आयन बनाए और वो आयन एक परमाणु जैसा सदृश व्यवहार करे तो उसको क्या बोला जाता है? सुपर एटम कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि ये कैसा होता है, बीईसी कैसा होता है। यहां पर आपके सामने इमेज है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का यहाँ पर इमेज है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यही इमेज है बीईसी का, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का, जो परंताप पर संघनन के कारण बनता है और वो सुपर एटम जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं बीईसी की खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है। ये क्या करता है? अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, सभी का एक समान रूप से व्यवहार करते हैं, मैंने ये भी बताया है आपको। सुपर फ्लूइडिटी जैसी विशेषताएं इसकी होती हैं। और ध्यान देना, पहली बार बीईसी का प्रयोगात्मक निर्माण 1995 में हुआ था। पहली बार बीईसी का निर्माण कब हुआ था? 1995 में हुआ था। तो इस प्रकार आज आपने सीखा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए।